तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, मतलब जोकिंग और कैप्टन, खास करके जोकिंग क्योंकि थोड़ा आगे गया था ना, वो जब पीछे आता है तो बिल्डिंग फिर से पहले जैसे लगने लगती। अब जब थोड़ा आगे जाता था तो बिल्डिंग क्रम्बल करने लगती थी। और जब तो क्लियरली देखते हैं दूर से खड़े होकर तो इन्हें ये समझ में आता है कि वहां पर कुछ नहीं है, बिल्डिंग खत्म हो चुकी है भाई। वहां पे एक स्टैचू दिख रहा है जिसको कि बता पाना कि किसका है, महिला का है या पुरुष का है, वो भी मुश्किल है। लेकिन हाँ, उस जो भी स्टैचू है जिसने एक लैम्प पकड़ा हुआ है और सामने में थोड़ी दूरी पर एक वॉयलेट बॉटल था जिसे कि देखा जा सकता था। अब आगे तो कैप्टन और जोकिंग क्या करते ना, आगे पीछे बार बार करते हैं। तो जैसे आगे जाते थे तो बिल्डिंग क्या होता था ना, पूरा खत्म होने लगता था। जैसे पीछे हट जाते थे थोड़ा तो फिर से बिल्डिंग पहले जैसा दिखने लगता था कि नहीं भाई पूरा बिल्डिंग है। अब इस दौरान कप्तान कहते हैं कि तुम्हें याद है, तुमने बोला था कि ये जगह तुम्हें परिचित लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बार बार अंदर जा रहे थे और वही चीज बार बार रिपीट भी थी तुम्हारे साथ इन 3 दिनों में? मतलब बाहर आने के बाद तुम भूल जा रहे थे। सू भी कहता मुझे भी वही लग रहा है, कुछ कुछ वैसा कांड था जैसा डिग्गी 132 के जेल में होता था इसके साथ। और अगर हमें मैसेज नहीं आया होता कमांड सोर्स से तो हमें पता भी नहीं चलता कि हम यहाँ पर कितने दिन से थे। और मैं शायद आपको ये बोलने वाला हूँ, मतलब कप्तान भी गैस करते हैं और जो भी बोलता है कि आप मुझे उस मतलब मुंह में जो है वो बंदा जिसका हैंड है उसके अंदर जाने के बाद मुझे घुमा के फेंक दो। और कप्तान कहते क्या तुम्हें कुछ थोड़ा भी आता है? जो कितना भी ट्राई करता है याद नहीं आता। सेम एक्सपीरियंस था डी 132 के जैसे, बस डी 132 में थोड़ी चीजें अलग थी क्योंकि वहां पर डेस्टिनी और भी इन्वॉल्व था, कर्स और के साथ। कर्स था गॉड का श्राप और डेस्टिनी और भी था, वो चीजों को बैलेंस कर देता था। बस एक चीज और था कि डी 132 थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन उसका जो साइकिल था एंडलेस था। जू बार बार जाएगा आएगा फिर भूल जाएगा, सेम ऐसा। जू क्या करता है ना, अपने सभी जो और के हेवनली पैलेस की सभी को एक्टिवेट करता है, यानी गोस्ट एम्परर, टैपू पॉइजन कोर, हेवनली डाओ, डी 132 का पावर। और जू की जो और थी अलग ही दिखती है। कप्तान इसकी तरफ देखते हैं और अपने को पावर अप करने के बाद वो उसी पैलेस कॉम्प्लेक्स की तरफ देखता है, ये फिर भी नॉर्मल दिखती है। अब गॉड बॉडी की ऑरा को एक्टिवेट करता है, उसकी आंखें अब गोल्डन चमक रही थी और फिर से ये मंदिर क्षेत्र की तरफ देखता है। इस बारी से चीजें थोड़ी अलग दिखाई देती है। तो देखो ये जो पैलेस कॉम्प्लेक्स था उसमें टोटल 9 महल थे, वो अभी भी दिखाई दे रहे थे बट थोड़े ब्लरी थे और उनके ऊपर में एक बैंगनी कलर की लाइट का प्रभाव था। ऐसा प्रभाव था कि चीजें सामने थी भी और नहीं भी थी, इस चीज को ये बयां कर रहा था। मतलब समय का इफेक्ट था, इसको बयां करना मुश्किल है कि वो चीज दिख भी रही है आपको, वो शायद है भी और शायद नहीं भी है, वैसा सीन था। अब जू अपने पावर को वापस खींच लेता है, मतलब उसे याद नहीं आता कुछ भी। और अब ये क्या करता है ना, जो डी 132 में इसका जो एक कैदी था हेवनली पैलेस में, यानी कि खोपड़ी, उसको बाहर निकालता है और आते ही तुरंत बोलता है ग्रीटिंग्स माय लॉर्ड एक्सॉल्टेड सेलर। और स्टोन लाइन को भी इस बार जू ने निकाला था, तो दोनों थे। अब स्टोन लाइन तो बोल नहीं सकता था तो बस अपना दम मिलाता है। खोपड़ी को तो देखो कैप्टन ने देखा था लेकिन स्टोन लाइन को नहीं देखा था, तो ध्यान से देखना उसको। और कप्तान कहते हैं जू, मतलब छोटे भाई ये तुम्हारा एक और फ्रेंड है क्या? क्योंकि खोपड़ी को तो मैंने देखा था लास्ट टाइम जब मैं और मास्टर थे तो तुमने इसको प्रकट किया था, लेकिन इसको नहीं देखा था। ये थोड़ा क्लाउड ट्रॉल के जैसा लग रहा है। तुम्हारे दोनों दोस्त काफी खतरनाक, मतलब शानदार है। डेस्टिनी और तो है इनके पास, साथ में कर्स की भी हो रहा है। मतलब कप्तान एक नजर देखते ही समझ जाते हैं और बताते हैं कि डेस्टिनी और कर्स का बैलेंस है, यानी कर्स गॉड का है और डेस्टिनी और ऑब्वियसली हेवनली डाउ या जहां से भी आता हो। और कप्तान कुछ और चीजें बताते हैं। जब स्टोन लाइन गिर सुन वो कांप जाता है तो और अचंभित हो जाता है। वो कप्तान की तरफ थोड़ा संदिग्ध नजर से देखता है। मतलब इनके पावर को अगर कोई समझ पाया था ना, तो एक पहला जोकिंग था, दूसरा ये सामने बंदा जो दिख रहा था, और फिर ये बंदा, मतलब खोपड़ी सोच रहा था ये बंदा जोकिंग को यानी फिंडस जू को छोटा भाई बोल रहा है। मतलब भाई खतरनाक आदमी है ये भी। जोकिंग का कौन नहीं तो फ्रेंड हो सकता है, क्योंकि देखो लास्ट टाइम जब जू ने इसको निकाला था खोपड़ी को बाहर तो ऐसे पैर से दबा दिया था, वो फट गया था पूरी तरह से और फिर वो मर्ज हो गया था। लेकिन उस समय वो डरा हुआ था, बस जू की तरफ देखता है। मास्टर की तरफ थोड़ा सा देखा था लेकिन फिर वो सोने को अंदर रख दिया था। और इस बार ना ये क्या करता है, कैप्टन की तरफ देख लेता है और जब कैप्टन से इसकी नजरें मिलती है ना, ये पूरा हैरान हो जाता है, चीखें मारने लगता है कि मुंह, बहुत सारे मुंह, चेन, 9 सेरेनिटीज की चेन, सीलिंग मार्क, बहुत सारे सील्स, क्या देख रहा हूं मैं? हड्डियां भगवान की, बहुत सारी हड्डियां भगवान के। हाँ, बोलते बोलते खोपड़ी एक्सप्लोड कर जाता है। जू कप्तान की तरफ देखता है, कप्तान ऐसे एकदम निर्दोष होकर देखते हैं जू की तरफ। लाइन तो कांप जाता है, पैलेस भी और डर जाता है। थोड़ी सब में खोपड़ी फिर से मतलब जुड़ जाता है, नॉर्मल हो जाता है। और भाई वो जू अब मतलब कप्तान की तरफ देखता ही नहीं, जू की तरफ भी नहीं देखता है, बस वो चैन की एक सांस ले रहा था कि उसको याद आता कि वो तीसरा बंदा भी था। और जो फिलहाल इसे डी 132 में दोबारा से डाल देता है। वहां भी जाके कांप रहा था। जू थोड़ा क्यूरियस तो था लेकिन वो जानता था कप्तान के अपने सीक्रेट से, और उसे जान के करना क्या है। खोपड़ी फिर से उसको बाहर निकालता बोलता है देखो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों वो जो बैंगनी बॉटल दिख रहा ना तुम्हें, वो लेके आओ। अगर तुमने वो ला दिया
तो मैं तुम्हें जो सजा वगैरह देता हूँ वो कम कर दूंगा। और तुरंत वो खोपड़ी बोलता है, अरे मेरे प्यारे जेलर, मैं फर्क नहीं पड़ता कि आप हमारी सजा कम करो या ना करो। लेकिन जब तक वो बात पूरी कर पाता ना, स्टोन लाइन सीधा चार्ज कर जाता है वो जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स था, पैलेस कॉम्प्लेक्स की तरफ। अब खोपड़ी को भी लगता है भाई अब क्या करूंगा, तो वो तुरंत भागते हुए जाता है और सीधा जाकर के मतलब जो शेर था स्टोन लायन उसके ऊपर बैठ जाता है जहाँ पे उसका गर्दन था, मतलब एक तरह से जुड़ जाता है। अब जू भी ध्यान से देख रहा था, कप्तान भी देखते हैं। कप्तान पूछते तुम्हें क्या लगता है वो दोनों कर पाएंगे? जू बोलता है ये D132 की कहती है, मेरे हिसाब से इन्हें कर लेना चाहिए। जू इन्हें कप्तान को बताता है कि D132 काम कैसे करता था। कैप्टन बोलते यार मुझे तो आइडिया ही नहीं था करेक्शन डिवीजन में ऐसी भी चीज थी, ये जो स्पेल्स थे ना इन दोनों पे काम नहीं करते। और दोनों अंदर पहुंच जाते हैं, ढूंढने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मतलब वो बॉटल भी नहीं दिखाई दे रहा था, जबकि उसके वो बहुत करीब थे। अब सू देख रहा था कि अब क्या करेंगे। अब खोपड़ी कुछ तो कहता है तो स्टोन लाइन थोड़ा पीछे हटता है, खोपड़ी अपना पीछे हटता है, दोनों एक दूसरे पर चार्ज करते हैं, मतलब एक दूसरे से लड़ जाते हैं, तो एक्सप्लोड कर जाते हैं। फिर थोड़े समय बाद फिर जिंदा हो जाते हैं। एक्साइटेड थे वो, फिर से ऐसे करते बार बार करते हैं। जब ऐसा करते थे ना, जब एक्सप्लोड खुद को, तो उस क्षण में ये लोग वो वॉयलेट पोर्टल को देख पाते थे। कैप्टन कहते हैं यार ये दोनों तो बहुत स्मार्ट है, मतलब वही कि डेस्टिनी ऑरा भी है, कर्स भी है। तो जब ये एक्सप्लोड कर रहा है ना, तो इन्हें वो टाइम मिल जा रहा है जब वो क्लैरिटी से देख सके चीजों को। जो भी बोलता है हाँ। तो ऐसा बार बार करते 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 ना, ये जो वॉयलेट पोर्टल था उसके करीब पहुंच जाते हैं और तुरंत फिर पोर्टल को निकलता है जो अपना खोपड़ी था और स्टोन लाइन पे बैठता है और चार्ज कर जाता है जू की तरफ से। अब बॉटल वो फिर आके निकल देता, बाहर निकाल देता है और फिर जू के अपने मतलब सुइन को अपने हेवनली पैलेस में डाल देता है। कप्तान बोतल लेते हैं और हैरान हो जाते हैं थोड़े समय के लिए, एक बार को रुक जाते हैं कि भाई ये तो टाइम स्कीप पोर्टल है। कप्तान तुरंत जू की तरफ देखते हैं, दाएं बाएं देखते हैं और जू के हाथ पक्को पकड़ते हैं और थोड़े दूर निकल जाते हैं इस एरिया से, क्योंकि जू के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे। कप्तान का बिहेवियर देख के वो चुपचाप शांत रहता है। अब थोड़ा दूर आने के बाद कप्तान क्या करते हैं ना, आसपास के एरिया को अपने ऑरा से कवर कर देते हैं मैजिक वगैरह लगा के, कि कोई इनकी बात ना सुन पाए। अब जो पूछता है कि भाई बड़े भाई ये टाइम स्केप पोर्टल क्या है, और फिर कप्तान बताते देखो टाइम स्केप पोर्टल ना कहाँ से आए किसी को नहीं पता है, बहुत रेयर है, बहुत मतलब बहुत रेयर है। मतलब जब एंशिएंट टेम्पलर डार्क सेरेनिटी होंगे ना, तो इंपीरियल क्लैन में ऐसी चीजें मिलती हैं, एक या दो मैक्स, उससे ज्यादा तो नहीं मिलती। कहा यह जाता है कि जब डार्क सेरेनिटी इस दुनिया को छोड़ के चले गए, मतलब इस गोले से कहीं बाहर चले गए, तो टाइम्स के पोर्टल से वो सभी ले गए, लेकिन ये यहाँ पर रह गया है, ये बड़ी बात है। कहा यह भी जाता है कि टाइम्स के पोर्टल में रिवर्ड एंशिएंट मेनलैंड का रहस्य छिपा हुआ है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि टाइम्स के पोर्टल के थ्रू कोई भी बंदा उस लेवल पे जाता था, मतलब एंशिएंट टेम्पर या इंपीरियल सॉवरेन लेवल पे जाता था। अब फिर कप्तान बोलते तभी मुझे लग रहा था वो जगह क्यों विचित्र है, क्योंकि वहां पर टाइम्स के पोर्टल था, तो समय के साथ टाइम्स के पोर्टल में वो पावर होता है, तो वो एक न टूटने वाला साइकिल बना रहा था। कप्तान बता दे, तुमने देखा ना वो विश बॉक्स वगैरह या वो रिकॉर्डिंग बॉटल जिसमें तुम रिकॉर्ड कर दो, वो सब इसकी थर्ड फोर्थ कॉपी है, ऐसा समझ लो, मतलब इसके पावर से ही उन्हें बनाया जाता। कप्तान बॉटल को ऐसे थोड़ा हिलाते हुए बोलते इसमें कुछ तो है लिक्विड के जैसा, और स्मेल करके देखते हैं और कहते हैं छोटे भाई तुम्हें क्या लगता है हमें इसे पीना चाहिए। पहले जू को भी देते स्मेल करने को, जू भी स्मेल करता था, एक एनर्जी की फ्लक्चुएशन फील कर सकता था, लेकिन इसके गॉड बॉडी से वैसा कोई रिएक्शन नहीं आता। लेकिन इसके जो 4 लाइफ लैंप्स है ना, वो ऐसा चमकने लगते हैं कि यार मुझे चाहिए मुझे चाहिए। और इवन इसका जो 12वां हेवनली पैलेस था जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ था ना, भरा नहीं था, वो भी चाह रहा था कि यार मेरे पास ये और आ जाए तो मैं फुल हो जाऊंगा, लेकिन पता नहीं था ना इस लिक्विड में है क्या। फिर भी बोलता है बड़े भाई से कि ठीक है, फिर कप्तान पे तो भरोसा करता ही था, ठीक है फिर पी लेते हैं। अब कप्तान एक बूंद पी लेते हैं और जू को फिर एक बूंद दे देते हैं जो बॉटल में, और जैसे जू उस बूंद को पीता तुरंत कल्टीवेशन में लग जाता है, क्योंकि खतरनाक एनर्जी उसकी बॉडी में फ्लो करने लगती है। चारों लाइफ लैम्प अलग ही रिएक्शन दे रहे थे भाई कि मेरे को ये ऑरा मिल जाए, बस मेरे को मिल जाए। जैसे जब टैबू पॉइजन कोरस का रिएक्ट कर रहा था ना, जब वो गॉड लेवल की ऑरा यहाँ पर प्रकट हुई थी, जब वो गोल्डन थ्रेड वगैरह, तो देखो लाइफ फ्लेम्स जो होते हैं ना, जो आग जलती है लैम्प के ऊपर, इसके बॉडी में जो लाइफ लैम्प के ऊपर, वो और तेज चलने लगती है इस ऑरा की वजह से एब्जॉर्ब करके। चारों लाइफ लैम्प पे ना एक छोटे छोटे इंसानों जैसा कुछ दिखने लगता है, आग के जैसा बना हुआ। नासेंट सोल जो होते हैं, जब इंसान नासेंट सोल में जाता तो उसके सोल की एक छवि बनने लगती है ना, तो वैसा ही बनने लगा था चारों पे। और लाइफ लैम्प की जो अग्नि थी वो और तेज हो चुकी थी, 10 सांस के बराबर का समय बीता होगा। तो जू का जो पहला लाइफ लैम्प था वो काला छाता यानी ब्लैक अम्ब्रेला, वो फुली उस पर एक इंसान बन चुका था और फ्लेम बहुत तेजी से चल रहा है और जू का कल्टीवेशन बढ़ना शुरू होता है। जू के सर के ऊपर में मतलब उस अम्ब्रेला की ऑरा प्रकट होती है, चमक थी उसके में। और उसके बाद चीजें यही नहीं रुकती हैं, 7 कलर का जो इसका विंड चैंटिंग लैम्प जो इसे मास्टर शेंग युआन आई गेस उससे मिला था, वो भी प्रकट होता है। और वहां पर अभी वो जो बंदा था, मतलब सुकी और आती ना नासेंसल, वो बन चुका। फिर ब्लड विंग के साथ सेम होता है। और लास्ट में जो इसका वो था गॉड डेवोरिंग लैम्प, अगर मैं सही हूं तो कमेंट में आप लोगों को
लिखना है कि जू के पास कितने लाइफ लैंप है, नाम क्या क्या है, और जू फील करता ना कि एक हेवनली टर्बुलेशन ट्रिगर होने वाला है इसकी वजह से। और अभी भी जो लिक्विड का पावर था बचा हुआ था, वो उसको भेज देता अपने 12वें हेवनली पैलेस की तरफ। और धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते, क्योंकि आधा के आसपास तो पहले ही से मेटेरियल फॉर्म में आ चुका था, 80%, 90%, 99, और फाइनली मतलब इसका 12वां हेवनली पैलेस पूरा हो जाता है। अब उसके अंदर कुछ रखना पड़ेगा। जो देखता है कि कप्तान उसकी तरफ देख रहे थे थोड़ा निराश, निराश इन द सेंस कि यार कप्तान यूज नहीं कर सकते थे ना ये चीजें, लाइफ लैंप वगैरह। वो बताते भी हैं जोगिंग को क्यों। कप्तान की भी ऑरा पहले से काफी बढ़ चुकी थी, उनके अंदर से भी वो नासेंट सोल का फ्लक्चुएशन आ रहा था। कितने नासेंट सोल उनके हैं वो नहीं पता था। और बोलते हैं यार देखो जोगिंग, तुम्हारा जो लाइफ लैंप की ऑरा है ना, उसकी वजह से पहला टर्बुलेशन तुम्हारा ट्रिगर होने वाला है। अब क्योंकि मेरे पास तो ब्लड नहीं एंशिएंट टेम्पररी या इंपीरियल ऑफरिंग्स का, तो मैं लाइफ लैंप ओन नहीं कर सकता। मेरे ब्लड में बाहरी लाइफ लैंप को मैं इंटीग्रेट नहीं कर सकता। बट एक समस्या थी जिसके बारे में उसको और बताते हैं। क्योंकि देखो तुम्हारा लाइफ लैंप ये तुम्हारा नहीं है, दूसरे एंशिएंट टेम्परर वगैरह के या इंपीरियल ऑफरिन के ब्लड से बना है ना, तो स्पिरिट ड्रॉप लेवल में तुम इसका यूज नहीं कर पाओगे। तुम्हें अगर तुम इसे इंटीग्रेट कर पाए अपने ब्लड से, तो जू पूछता है कैसे कर सकता हो। तो कप्तान बोलते देखो पुराने समय से बहुत लोगों ने ट्राई किया है, लेकिन फेल हो जाते हैं भाई। वही लोग कर पाते हैं जो एंशिएंट एम्परर या इंपीरियल सॉवरेन के खानदान के लोग हैं। क्योंकि अगर उनके अब्बा या अब्बा के अब्बा यानी पापा के पापा ने बनाया है, तो ब्लड तो सेम ही है ना भाई, तो वो यूज कर सकते हैं। वो लाइफ लैम्प को अपना लाइफ लैम्प बना लेते हैं फिर। ठीक है, जू के लिए लाइफ लैम्प नासेंट सोल लेवल तक काम करेगा, उसके बाद काम नहीं करेगा अगर ये उन्हें अपना बना नहीं पाया, मतलब अपने ब्लड से उन्हें प्यूरिफाई या जो भी समझो नहीं कर पाया। तो क्योंकि ये पुराने एंशिएंट एम्परर या इंपीरियल सॉवरेन के ब्लड से बना है। जू भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, क्योंकि इसके बारे में इवन कप्तान को नहीं पता था कैसे करना है। बहुत लोगों ने ट्राई तो किया था, और इवन कप्तान इसको नासेंट सोल के बारे में बताता कि उसे हेवन फेन डाउ सोल क्यों कहा जाता है, डाउ शब्द क्यों जोड़ा है। मतलब तुम अभी भी सीओ नासेंट सोल लेवल पे हो, जब तक तुम टर्बुलेशंस नहीं झेलोगे ना, वो बिजलियां जो गिरती हैं आपके ऊपर, जो आप झेलते हो, जैसे अपना लड़का शाओयान भी झेलता है वैसा। तो अगर तुम हेवनली टर्बुलेशन 5 बार झेलते हो, तो तुम ग्रेट सर्कल में पहुंच जाओगे, नासेंट सोल लेवल का पीक बोल सकते हो। लेकिन लाइफ लैम्प से एक फायदा होता है कि देखो अगर टर्बुलेशन तुम फेल भी हुए, तो लाइफ लैम्प तो डिस्ट्रॉय होगा नहीं, तुम्हें दोबारा मौका मिल जाता है। अब जू समझ चुका था चीजें, और सोचता है कि इस पोर्टल में, मतलब 12वें में हेवनली पैलेस में क्या रखे। कैप्टन इंश्योरेंस टाइमस्केप जो पोर्टल था इसकी तरफ उछाल देते कि इसे रख लो, कि वो एक बड़ा ट्रेजर था। लेकिन कप्तान को प्रॉब्लम नहीं था जोकिंग को देने में। वो बोलते थे सीधा कि देखो यार, मेरे जो कल्टीवेशन बढ़ाने के तरीके हैं मुझे सील्स को अंडू करने पड़ते हैं, तो तुम्हारे काम की चीजें। जू को वही एक गर्माहट फील होती है अपने बड़े भाई से कि सच में ये परिवार है, इसके लिए ये मास्टर सेवंथ वगैरह। बाहर से कितना भी कोल्ड दिखे जू के, लेकिन अंदर से उसकी चाहत तो हमेशा थी ना कि उसका भी एक परिवार हो, अपने लोग हो। जू बिना संकोच किए जो टाइम्स के पोर्टल था ना, अपने 12वें हेवनली पैलेस में रख लेता है। पैलेस कंप्लीट हो चुका था, लेकिन जू इस दौरान एक आवाज है, वही एक ऐसे वाली आवाज जो आती है ना, निराशा वाली। वो आवाज ऑब्वियसली आर्च मॉडल प्लमडाक की आवाज थी। सोचता है कि क्या चल रहा है भाई, तभी अचानक से ना दूर आसमान की ऊंचाइयों में देखता है लाल रंग की ऑरा फैलनी शुरू हो गई। और इस दौरान चाहे जू या कैप्टन दोनों अचंभित होकर उस तरफ देखने लगते हैं। और वो ऑरा फिल करके जैसे जू या कैप्टन नहीं लेते, बाकी भी जितने भी कल्टीवेटर्स थे ना इवन सेफ्टी जोन में, वो भी अचंभित हो गए थे। खतरा जो फील किया जाता है ना, वो वैसा उन्होंने फील किया था। और तुरंत ही चारों तरफ ना जो करप्शन का लेवल होता है, वो जो म्यूटेगन लेवल जैसे हम बोलते हैं, वो बढ़ना शुरू होता है। आसपास धुंध सा छाने लगता है, और 500 किलोमीटर की दूरी पर एक और विचित्र घटना घटित होती है। वहां पर एक कुछ वेपन दिखता है, डेडली वेपन। 500 किलोमीटर की दूरी पर एक और वेपन दिखता है, वैसे ही 500 किलोमीटर दूरी पर एक और वेपन प्रकट होता है, और ऐसे करके टोटल 27 दिखते हैं। बेसिकली वो जो दिख रहा था, वो कोई ऐसा जानवर हो, बड़ा बीस्ट जिसे दफनाया गया हो ना, उसकी बॉडी के नुकीले कांटे थे। और जो मेन सेंटर था जहाँ शायद उसका हार्ट होगा, जिसको भी दफनाया गया था, ऑब्वियसली ये गॉड है ना जो सो रहा है, तो वहां पर एक फॉर्मेशन हमें दिखाई देता है। हमें टोटल 360 के आसपास ब्लैक रोब कल्टीवेटर्स खड़े थे, जो मंत्र पढ़ रहे थे एक मुद्रा में बैठ के, और ब्लड ऑफर वगैरह कर रहे थे। 361वां जो बंदा था ना, वो पूरी ऑरा रिसीव कर, ये था ज़ैंग हो। उसके चेहरे पर ना बहुत सारी नसें उग रही थी, काफी दर्द में था वो। और जो रेड ऑरा चारों तरफ फैल रही थी, वो इसी बंदे ज़ैंग शियून की वजह से फैल रही थी। ये सब फील कर के ना जोगिंग और कैप्टन हिल जाते पूरी तरीके से। अब उन्हें भाई कोई नई जगह एक्सप्लोर नहीं करना था, वो ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहां पर बहुत सारी ना, मतलब लाशें वगैरह, जहां पर वो छिप सके। 2 घंटे और निकल जाते, जू की जो एंजाइटी थी वो बढ़नी शुरू होती। एक जगह इन्हें मिल जाता है, और कप्तान बोलते छोटे भाई यहीं पर गड्ढा करते हैं, घुस जाते हैं। और तुरंत दोनों होल करने के बाद एंटर कर जाते हैं। अब अंदर जाते हैं, वहाँ ईस्ट शब्द का एक कैरेक्टर लिखा, जहाँ पर नॉर्मली ऑब्वियसली
प्रिंस वगैरह रहते हैं। नहीं तो देखो अगर समय होता ना कप्तान ढूंढते, या यहाँ पे शायद क्राउन प्रिंस वगैरह कोई रहते होंगे। कप्तान कहते अगर बाद में समय मिला तो यहाँ जरूर आएंगे। और इनका दिमाग में यही चल रहा था, जो भी सोच रहा था कप्तान खास करके कि मास्टर क्या प्लान कर रहे होंगे। और जू को अभी भी वो चीज याद आता ना, वो जो निराशा टाइप में जो आवाज सुनी थी ना जू ने, वो टाइम्स के बॉटल से। लेकिन अभी फिलहाल वो कुछ नहीं कर सकता। कप्तान का ये था अब बैटल देखने में मजा आएगा, बैटल ऑफ गॉड्स होने वाला है क्योंकि। और देखो जू बैटल कैसे देख सकता था क्लोजली ना, तो कप्तान के पास अपने तरीके थे। अपनी हथेली को फैलाते ना, उसमें एक आंख दिखने लगता है, उस आंख में वो जो रेड स्काई था ना उसका पूरा सीन दिखने लगता है। और कप्तान बताते मैंने बहुत सारे ऐसे आंखें ना अलग अलग जगह छोड़ दी थी ताकि हम इस बैटल ऑफ गॉड्स को देख पाए। इसमें रिस्क है लेकिन, और कप्तान बोलते फिलहाल नहीं यूज करेंगे, पहले बैटल इंटेंस शुरू हो जाए। और जो भी मान लेता है ये बात, क्योंकि थोड़ा ही समय है ना, जैसे जैसे वो रेड मून की पूरी और आ जाएगी तो बैटल शुरू होगा, फिर मजा आएगा। और जो अपने हर एक पावर को सेटल कर देता है, स्किन मास्क वगैरह लगा लेता है, कंसीलमेंट मैजिक सभी चीजें एक्टिवेट कर देते हैं। इस दौरान समय गुजरते जाता है, 6 घंटे बीत चुके थे। फिर उसने एक विभत्स मतलब खतरनाक गर्जना होती है आसमान मतलब दूर से, जबकि जोकिंग कप्तान अंदर छिपे हुए थे जमीन में गड्ढा करके, वो फिर भी सुन के हिल जाते। और जो आसमान में लाल कलर है ना वो और इंटेंस हो चुका था। और वो जो 27 ऐसे कंकाल हड्डियां दिख रही थी ना जो जमीन से बाहर थी, वो हिल जाती। और मानो जो भी अंदर दफनाया गया था वो भी जागने लगता है। और इधर ये जो ब्लैक कल्टीवेटर्स थे ना, सभी भाई के अपने अंग प्रत्यंग समर्पित कर रहे थे, सेक्रीफाइस कर रहे थे। अब अपने राइट आंख को भी निकाल लेते। जैसे ऐसा करते ना, ज़ैंग शियून का भी जो राइट आई था वो खत्म हो जाते। आसमान में और ज्यादा स्पेस होल होने लगता है। और ज़ैंग शियून के बॉडी में एक टेरिफाइंग और जागने लगती थे। और फॉरबिडन बाई द इमॉर्टल में एक लाल चंद्रमा सा दिखने लगता है ज़ैंग शियून के जस्ट ऊपर। तो फिलहाल हम स्टोरी यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनल कमिस्ट एक मुसाफिर विदा लेता हूं।